हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आज की जो वीडियो है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और इंडियन पॉलिटी में भी आज जो हमने टॉपिक है जिसे कवर किया है वह है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान जिस तरह का आज हम देखते हैं, किस तरह से उसका रूप यहाँ तक पहुँचा, तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 60 प्लस प्रश्नों को का भी इसमें समावेश किया गया है और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट ही हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका लाभ ले सकें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो उससे हमें एक मोटिवेशन भी प्राप्त होता है, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने या उनका कंटेंट तैयार करने की एक प्रेरणा मिलती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी इसको सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सारे जितने भी प्रश्न हैं इसमें, जितने भी प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है, वो सारे प्रश्न MCQ टाइप में हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे और ऐसे क्वेश्चन हैं जो UPSC यानी कि IAS की परीक्षा में भी प्रश्नों को पूछा गया है। छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही हैं। तो वीडियो को पूरा देखें एक बार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1793, 1773, 1785 या 1771। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें ब्रिटेन की जो संसद थी उसको भारत पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया, उस पर बल दिया गया। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और याद रखेंगे इसी संविधान के तहत, इसी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इसी 1773 के अंतर्गत ही कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो 1773 का जो एक्ट था इसी के अंतर्गत की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, अधिनियम, पहला कदम था जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया।
या फिर विधायिका के कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, या फिर विधि निर्माण का विकेंद्रीकरण किया। ठीक है, तो इस प्रश्न के बाद का जो आंसर है उसके बारे में जो चर्चा कर चुके हैं पहले प्रश्न के साथ में ही, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि ब्रिटेन की जो संसद थी उसे भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया। ठीक है, ये पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इस अधिनियम में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का भी डिस्कस इसके आंसर के डिस्कस में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही। तो कौन सा एक्ट था? ये था 1773 का एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो सही आंसर इसका आप लगा चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, प्रश्नों को यहाँ पर कई तरीके से लिया गया है, क्योंकि परीक्षाओं में एक ही प्रश्न को कई बार से घुमा करके पूछा जाता है, तो हमें हर तरह से तैयार रहना है कि एग्जामिनर पता नहीं किस तरह का प्रश्न पूछ ले, तो हमें उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो पद था जो पहली बार बनाया गया था वो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही बनाया गया था, गवर्नर जनरल का जो पद था पहली बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का जो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ये कौन था? कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर रिपन, या कैनिन? तो पहले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था भारत का वो थे वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो अधिनियम था 1784 का वो इसी के समय में लाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो घुमाने वाले भी होते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो ये कौन सा अधिनियम था? ठीक है, तो ये जो अधिनियम था जिसके माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सके, तो इसका जो सही आंसर है वो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में इसको पारित किया गया था। पूछा जाता है कि किसके समय में पारित किया गया या कब पारित किया गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये कौन सा होगा? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1874 या 86 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का पिट्स का चार्टर एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका जो सही आंसर है वो होगा 1786 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ए लगाकर या सी डी को लगा करके गलत नहीं करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन ये था 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके अंतर्गत भारत में
ठीक है, इंडिया में जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन पर खर्च करने के लिए 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था पहली बार 1813 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? देखिए, जो प्रश्न का एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया जाता है वही प्रश्न नेक्स्ट आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका जो कौन सा होगा वो आप लगा चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813 का जो एक्ट था, इसी के द्वारा, ठीक है, इसी के द्वारा भारत में पहली बार, ठीक है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना? किस अधिनियम के द्वारा उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? देखिए, ए, बी, सी या डी, 13, 33, ठीक है, तो दो तो चार्टर हैं, ठीक है, एक 1919 का अधिनियम और एक 1909 का जो अधिनियम है ये है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा जो भारत बंगाल का गवर्नर था वो कहाँ का गवर्नर बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो कंपनी जो थी, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनको किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा उनको अलग कर दिया गया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनको जो अलग कर दिया गया था, किस एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा इनको अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? तो भारतीय प्रशासन में भागीदारी की जो नींव डाली थी वो किस अधिनियम के द्वारा डाली गई थी? तो ये जो एक्ट था ये भी हमारा 1833 का जो एक्ट था वही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? वुड डिस्पैच, मैकाले का मिनट, या थॉमस बेबिंगटन, या फिर हेनरी कोलब्रुक? तो 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था वो मैकाले का जो मिनट था इस आयोग पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, मैकाले का मिनट अधिनियम। ठीक है, जो 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था वो इस पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया तो कौन से एक्ट के द्वारा? ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया जो थी उसका जो भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, साम्राज्ञी तो नियुक्त किया गया था वो 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था और इनका जो घोषणा पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसे कहाँ पढ़ा गया या किसने पढ़ा? तो इसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रताओं का जो अधिकार पत्र है वो किसे कहा गया? तो ये जो कहा गया था, क्योंकि जो महारानी का जो घोषणा पत्र था 1858 का, इसी को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया? तो ब्रिटिश ताज ने किस अधिनियम से अपने भारत का जो प्रशासन था उसे अपने हाथ में ले लिया था? तो इसका प्रश्न वही है जो 1858 का एक्ट जो अधिनियम है इसके द्वारा ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यही है 1858 का अधिनियम। ठीक है, इसी के द्वारा जो ब्रिटिश जो ताज था, जो ब्रिटिश प्रशासन था, उसे ब्रिटिश ताज ने जो प्रशासन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? तो एक ही प्रश्न को देखिए कितनी तरह से पूछा गया है, 3-4 तरीके से उस प्रश्न को एक ही पूछा गया है। तो इस प्रश्न का भी जो सही आंसर है वही है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्नों की प्रकृति को देखें कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आयोगों के द्वारा, अलग अलग एग्जामिनर के द्वारा प्रश्नों को पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न हम उन्हें जानते हुए भी गलत कर देते हैं। तो सही आंसर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो वहीं तक हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सचिव का जो पद है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का जो पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये सचिव का जो पद लाया गया था वो 1858 का जो एक्ट था, महारानी का जो घोषणा पत्र था, इसी के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा जो भारत परिषद अधिनियम था 1861 का था, इसी के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी। तो भारत में जो प्रतिनिधि सरकार हुई थी, बनी थी, तो उसकी जो नींव डाली थी वो किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा डाली गई थी? ठीक है, तो ये प्रश्न भी जो है वो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा, परिषद अधिनियम के द्वारा। तो यह है प्रश्न वही है ये भी। तो प्रतिनिधि जो सरकार है उसकी जो बुनियाद डाली गई थी वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा डाली गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय जो स्वायत्त शासन का यानी कि स्थानीय शासन का जो जनक है वो किसे माना जाता है? देखिए, स्थानीय के जनक जो माना गया है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इल्बर्ट बिल जो था ये पारित किया गया था, तो किस वायसराय से इसका संबंध है? तो ये लॉर्ड रिपन से है। ठीक है, लॉर्ड रिपन से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इल्बर्ट बिल है जो रिपन से, कभी कभी मैचिंग करने के लिए पूछे जाते हैं, एक तरफ इस तरह के बिल वगैरह दे देते हैं, नियम दे देते हैं और उनके सामने वायसराय के नाम दे दिए जाते हैं, तो उनको मैचिंग करने के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम था इसे किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? तो ये रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, रिपन के द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, एचिसन कमीशन 1886 को डैश में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो किस में
किस में सुधार करने के लिए इन्हें इसे लाया गया था, नियुक्त किया गया था एचिसन कमीशन को। तो इसे जो भारतीय नागरिक जो सेवाएं हैं उनमें सुधारों की सिफारिश के लिए इसको नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो जो सुधार है किससे संबंधित है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से है और 1909 में इसको पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था तो इसमें किस बात की व्यवस्था इसमें की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो प्रमुख प्रावधान थे, ठीक है, जो प्रमुख प्रावधान थे इसमें मिंटो मार्ले सुधार ही है ये भी। ठीक है, तो मिंटो मार्ले सुधार है 1909 का। तो इसमें जिस की बातें की गई थी वो देखिए क्या की गई थी। सबसे पहले तो ये कहा गया था जो प्रावधान किए गए थे तो जो विधान परिषद थी, ठीक है, जो विधान परिषद से उनके आकार में वृद्धि। ठीक है, आकार में वृद्धि। ठीक है, और केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत। ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उनमें सरकारी बहुमत और सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति भी इसी के में व्यवस्था की गई थी। तो 26 नंबर में इसमें 4 ऑप्शन है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, इसकी व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, लेकिन संघीय और द्वैध शासन प्रणाली और जो प्रांतीय व्यवस्था है वो इसके में इनकी व्यवस्था नहीं की गई थी। जो द्वैध शासन प्रणाली है ये 1919 का जो एक्ट था उसमें इनको लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। 27 है मिंटो मार्ले सुधार का अधिनियम क्या था। तो मिंटो मार्ले जो सुधार का जो अधिनियम था वो क्या था। तो यही था सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि या पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। 28 सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद में आकार में वृद्धि ये भी इसी की प्रावधान था। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत ये भी था और सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन ये भी इसमें प्रावधान थे। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये इसमें प्रावधान नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा। तो पृथक निर्वाचक जो प्रणाली थी वो लॉर्ड मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम था 1909 का, इसके अंतर्गत लाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सांप्रदायिक प्रतिरूप की पेश की थी। तो ये भी कौन सा है, देखिए पृथक निर्वाचन है, इसमें भी पृथक निर्वाचन। ठीक है, तो इसकी भी जो व्यवस्था की गई थी वो 1909 के अधिनियम में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन की प्रकृति को देखते रहें कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। किसी भी तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है और आप उसे जानते हुए भी गलत कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कई तरह के प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो 31 के बाद में 32 देखें। किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया गया। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा। तो ये भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1909 का अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
33, ठीक है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी किस अधिनियम को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या 1919 का चार्टर भारत सरकार अधिनियम या चार्टर एक्ट 1813 या स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो जाना जाता था, किस अधिनियम को जाना जाता? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है। सॉरी 1909 नहीं, 1919, ठीक है। इसे करेक्ट कर दीजिए। और हाँ, एक इसी बात पर अभी याद आया कि पीछे मैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम लिया था, शायद 1909 का जो अधिनियम था, ठीक है, तो उसे सही कर लीजिए। वो 1909 का नहीं, ठीक है, 1909 का नहीं, वो 1919 का है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन पीछे जो मैंने कुछ बोल दिया था वो मैं वीडियो को देखूंगा बाद में, जब देखूंगा क्या बोला था, और उसका एक्सप्लेनेशन मैं उसमें डाल दूंगा। लेकिन अगर उसे अभी यहीं सही कर लेंगे, क्योंकि मैंने शायद बोला था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कुछ नाम लिया था और 1909 के अधिनियम वाला एक प्रश्न था, वहाँ पर मैंने उसको बोल दिया था, तो उसे वहाँ सही कर लेंगे। वो ये नहीं है, वो जो चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम है वो 1919 का जो अधिनियम है, इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में 34 देखें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, देखिए इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो जब पारित हुआ था 1919 में, तो ठीक एक वर्ष पहले 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। 1919 में इसको पारित किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखें। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना निम्न बातें थी, क्या क्या बातें थी? तो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, या फिर ए और बी दोनों हो सकते हैं, या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें जो प्रस्तावना में जो बातें की गई थी वो यही की गई थी कि प्रशासन में भारतीयों का जो संपर्क है उसको बढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनका विकास किया जाएगा। तो इस तरीके से ए और बी मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। 35 के बाद 36, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो भारत के लिए जो उच्चायुक्त का जो पद का जो सृजन किया गया था वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ये जो अधिनियम का था वो यही था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था। इसी के द्वारा उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 के बाद 37 नंबर देखें। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि केंद्र और राज्य, ठीक है। तो द्विसदनात्मक जो विधायिका या व्यवस्थापिका थी ये किस एक्ट के द्वारा लाई गई? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी, यानी कि 1919 का जो अधिनियम है इसके द्वारा ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई थी भारत में, ठीक है। 37 के बाद में 38 नंबर देखें। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संतुष्टि की थी? तो इसमें चेंजेस करने की संतुष्टि की गई थी, तो किसके द्वारा, कौन सी समिति थी जिसके द्वारा इसमें परिवर्तन की संतुष्टि की गई थी? मूडीमैन समिति, शप्रू समिति, या फिर साइमन समिति, या फिर बटलर समिति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो वो जो समिति थी वो थी साइमन समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसी समिति के द्वारा इसमें जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करने के लिए एक संतुष्टि की गई थी, ठीक है। तो 38 के बाद में 39 नंबर देखें। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषता
है। तो कौन सी इसकी विशेषता है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और केंद्र और प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो कौन कौन सी इसमें इसकी व्यवस्था विशेषताएं थी 1919 के अधिनियम की? तो 3 ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक पहला केवल, देखिए यहाँ पर कुछ केवल लिखा है तो केवल यहाँ पर लिख रहे हैं 1, ठीक है, केवल 1 लिख रहे हैं यहाँ पर। तो केवल 1, केवल 2 3 या केवल 1 3 या 1 2 या फिर तीनों, ठीक है। तो देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो इसमें देखिए द्वैध शासन व्यवस्था और साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो सांप्रदायिक निर्वाचक जो मंडल था ये किस में, कौन सा अधिनियम के द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखें। तो किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का, 1935 या फिर 1919 का रॉलेट एक्ट? नहीं, 1919 का, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम था, किसके द्वारा ऐसा किया गया था? ठीक है। तो देखिए दोष सिद्धि यानी कि एक कानून आया था हमारा 1919 में, ठीक है। 1919 में कानून आता है और जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहा गया, काला कानून भी इसको कहा गया। और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा हड़तालें भी हुई, कुछ घटनाएं भी हुई, जिनमें एक जो महत्वपूर्ण जो घटना थी वह जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है। तो ये जो कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत इस तरह से किया गया था कि किसी को भी इसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें बंद कर दिया था कि सरकार चाहे किसी भी व्यक्ति को उठा सकती है और उसे जेल में डाल सकती है, चाहे उस पर बिना मुकदमा चलाए, बिना केस हुए, कुछ भी। तो ये था 1919 का रॉलेट एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसे काला कानून भी कहा गया था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी इसको कहा गया। तो कई नामों से जाना जाता है और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो इसी के कारण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद चलें, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम जो केंद्रीय विधानसभा थे उसका जो गठन है वो कब किया गया था? पहले जो केंद्रीय विधानसभा थी उसका जो गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे वो थे विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। तो ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 1921 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय पूछा है, ठीक है, वो जो पीछे बताया था मैंने वो पहले भारतीय ही हैं। तो जो पहले भारतीय थे वो थे विट्ठल भाई पटेल थे पहले भारतीय, ठीक है। तो जो पीछे ये वाला प्रश्न था इसको आप इंडियन कर लेना, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया हमारा। 43 है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, कौन सा प्रावधान था इसमें? तो 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट होता है और इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया था? तो इसमें जो प्रावधान किया गया था, देखिए, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या फिर भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने के लिए। तो इसमें जो समझौता था हुआ था, जो इसमें प्रावधान किया गया था, ये था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित, ठीक है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का,
ठीक है, वो इसी का में प्रावधान किया गया था। 1932 में होता है पूना पैक्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। तो ऑप्शन 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था वो प्रवृत्त किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो ये था 1935 का जो अधिनियम था इसके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, चलिए कुछ यही आ गया। चलिए तो 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रांतीय स्वयं शासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति या अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। तो ये 1919 की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी? तो प्रांतीय जो 1935 का जो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था भी की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन और राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और साथ ही साथ अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण किया गया था। तो यहाँ पर देखें तो A 1 2 3 4 ये सभी यहाँ पर सही होंगे, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 46 के बाद देखें 47 है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्न में से कौन सी एक वैशिष्ट्य युक्त नहीं है? तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता और एक अखिल भारतीय संघ। ठीक है, तो ये कौन सी युक्त इसमें विशिष्ट नहीं, मतलब उसकी विशेषता नहीं है? तो केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में द्वैध शासन, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता और एक अखिल भारतीय संघ, ये तीनों इसकी विशेषताएं थी। 47 का 48 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतीय जो सरकारें थी उसका जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा, कौन सा अधिनियम था? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 49। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की विशेष व्यवस्था दी थी? तो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में एक अधिनियम था जिसने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये भी संघीय शासन की जो व्यवस्था की गई थी ये 1935 के अधिनियम में ही की गई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम में ही इसकी व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थगित किया, मतलब समाप्त कर दिया था? तो कौन सा था? तो इसकी विशेषताएं हमने देखी थी एक प्रश्न में। तो यह था 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का जो शासन अधिनियम था उसी के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थगित नहीं, सॉरी, प्रांतों में स्थगित किया गया था लेकिन केंद्र में लगाया गया था द्वैध शासन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1935 का अधिनियम। 51 है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? तो अखिल भारतीय जो संघ था वो किसके द्वारा प्रस्तावित में किया था? तो ये था जो अखिल भारतीय संघ था, विशेषता हमने इसकी देखी थी। तो 1935 का अधिनियम था। ठीक है, 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 52 है, लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है लेकिन 1919 के अधिनियम का नहीं है। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति, भारतीय परिषद को बनाए रखना, अखिल भारतीय संघ या केंद्रीय विधान मंडल। तो 1935 के तो अधिनियम की तो व्यवस्था है, लक्षण है, लेकिन 1919 का अधिनियम का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा?
तो 52 का सही आंसर क्या होगा? तो 1919 के अधिनियम का नहीं है और 35 का है। तो देखिए, जो अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय जो संघ है, ये जो विशेषता है, ये अधिनियम जो है, ये जो लक्षण है वो 1935 का तो है, लेकिन किसका नहीं है? 1919 का नहीं है, ठीक है, इसका तो नहीं है लेकिन इसका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए किस तरह से प्रश्न को पूछा गया है, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसमें शामिल हैं, अधिकतर नहीं, मोस्टली सभी से ही हैं। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो किसने कहा था कि दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? कौन सा एक्ट था वो? 1935 का एक्ट था। तो किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 54 है, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था। क्या कहलाता था? देखिए, एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, लेकिन ये कह रहा कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो क्या कहलाता था? तो प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय, या संघीय न्यायालय। तो ये जो कहलाता था, जो संघीय न्यायालय कहलाता था ये, ठीक है, इसको जो कहा गया था, संरक्षक न्यायालय को जो कहा गया था वो संघीय न्यायालय कहा गया था, ठीक है। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 55 है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सबसे अधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो जो भारत का जो संविधान है, जो अब हम देखते हैं, उसमें सबसे अधिक जो किसका प्रभाव है, सबसे अधिक जो प्रावधान लिए गए हैं वो किस अधिनियम के लिए गए हैं? तो ये 1935 का जो अधिनियम है, इसके अधिकतर प्रावधानों को इसमें लिया गया है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव छोड़ी है, जो सबसे अधिक जो छाप छोड़ी है, वो 1935 के अधिनियम ने ही छोड़ी है भारतीय संविधान की रचना में, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 56 है, माउंट बैटन योजना आधार बनी, किसकी आधार बनी थी? माउंट बैटन योजना जो बनी थी, ये किसका एक आधार बनी थी? ब्रिटिश शासन के निरंतरता का, या सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, या सांप्रदायिक समस्या के निदान का, ठीक है। तो जो माउंट बैटन जो योजना थी वो देश के विभाजन का अधिकार बनी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देश का विभाजन जो हो गया था, ठीक है, इसी के अंतर्गत इसको किया गया था, ठीक है। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर है, माउंट बैटन योजना के परिणामस्वरूप अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम था जो माउंट बैटन योजना के अंतर्गत इसको पारित किया गया था? ठीक है, तो माउंट बैटन योजना जो थी, ठीक है, चलिए, तो माउंट बैटन योजना जो थी वो देखिए 1919 का तो हुआ नहीं, 35 भी नहीं, तो 1947 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये इसको पारित किया गया था माउंट बैटन योजना के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ठीक है, तो ये कब पारित किया गया था? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसे कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? देखिए, जनवरी 1947 तो सही आंसर नहीं होगा, ना ही है 1947 का जून में, और ना ही है अगस्त 1947, क्योंकि 1947 के अगस्त में तो देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो ये हुआ था जुलाई 1947 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंट बैटन लगा करके इसको गलत मत कर देना, ठीक है। कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। 60 नंबर है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
भारत का अंतिम, देखिए अब पूछा है भारत का अंतिम, ना तो इसमें ये पूछा है कि स्वतंत्र भारत का है या उससे पहले का है। डायरेक्ट पूछा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी, अंतिम थे और प्रथम भारतीय भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है और कोडों का सही आंसर उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर कोड हमने दिए नहीं है, ठीक है, तो सादा सीधे हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या फिर वेबल योजना, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम था वो 1935 का है। ठीक है, तो ए का बन जाएगा 1। ठीक है, और क्रिप्स मिशन कब आया 1942, मतलब बी का बनेगा 4। ठीक, और अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव था वो आया था 1940 में। ठीक है, 1940 का है अगस्त प्रस्ताव, तो सी का बन जाएगा आपका 2, और बचा आपका एक फेवेल योजना 1945 की है। ठीक है, तो डी का बनेगा 3। तो इस तरह से इसको सही कर लेंगे। ठीक है, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो मैचिंग के लिए भी कभी आप अपनी प्रैक्टिस बनाएं ताकि आप उनको सही आंसर तक पहुंच जाएं। 62 है, देखिए 62 नंबर, द्विशासन, संघवाद, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रस्तावना और गवर्नर जनरल के पद की रचना, और एक तरफ इसमें अधिनियम दिए गए हैं, तो किस अधिनियम के द्वारा उनको लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो द्विशासन था वो 1919 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919 का था। ठीक है, और जो संघवाद था, ठीक है, जो संघवाद था वो कौन सा अधिनियम है, संघवाद, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, बी का बन जाएगा आपका 4। ठीक है, बी का 4 होगा। और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की जो प्रस्तावना थी वो किस में थी, वो जो मिंटो मार्ले का जो सुधार था 1919 का, वो इसमें थी। ठीक है, तो सी का बन जाएगा 5। और आपका बचा डी, गवर्नर जनरल के पद की जो रचना की गई थी वो कब की गई थी, 1892 या फिर 1773 के द्वारा। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल के जो पद का जो सृजन किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर आप इनको मैच कर लेंगे। तो अलग अलग से देखें तो ए का, ठीक है, ए को ए का 2 और बी का 4, सी का 5 एंड डी का 1। ठीक है, इस तरह से इसको सही कर लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के बाद देखें 63। इधर भी देखिए सूची 1 और सूची 2 है, इनका प्रावधान है और एक तरफ अधिनियम है, तो इसको भी हमें मैच करना है। किस तरह से इनका मैच होगा, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 1909 का है, 1919 और 1935। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ तक हम पहुँचेंगे। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 का जो था, इसमें क्या जो व्यवस्था की गई थी, प्रावधान किया गया था, वो किया गया था कि प्रांतीय जो व्यवस्थापिका हैं उनमें गैर सरकारी बहुमत। ठीक है, ए का पहुँचेंगे हम 4 के साथ में। ठीक है, 1909 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1909 का जो अधिनियम था, इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए थे व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट होगा, इसे भी आप सही करेंगे। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, 1919 में क्या है, देखिए द्विसदनात्मक केंद्र व्यवस्थापिका है या फिर केंद्र में वैध शासन है। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती यहाँ पर आपको प्रश्न को गलत कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैध शासन लिखा है, द्वैध शासन नहीं लिखा। ठीक है, वैध शासन लिखा है, यहाँ पर द्वैध शासन नहीं लिखा, तो सी का क्या होगा, देखिए सी का 1919 बनेगा द्विसदनात्मक केंद्र व्यवस्थापिका, और 1935 में केंद्र में वैध शासन की स्थापना। तो इस तरह से यहाँ पर इसका सही मैच कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको पॉज करके फिर से देख लें। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के बाद देखें 64 है। इधर भी कुछ सूची 1 और सूची 2 है, इसमें भी हमें मैच करना है। तो 1892 और 1909 का अधिनियम है, और 1919 और 1935। ठीक है, देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, प्रांतों या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया था वो किस में किया गया था, ये बताइए। देखिए मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान था वो 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो बी का बन जाएगा, निकलेगा बी का होगा आपका 4। ठीक है, बी का 4। और 1892 देखिए चुनाव की जो व्यवस्था शुरू की गई थी 1892 के द्वारा की गई थी। और 1919 का जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, 1919 के द्वारा। और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका यहाँ से मैच होगा और इस तरह से इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो 64 का सही आंसर इसमें ऑप्शन हमने रखे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए देखो, तो आगे कोई नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तो 64 प्रश्न हमने इसमें किए हैं। 2 प्रश्न हम इसमें चाहे डुप्लीकेसी वाले आ गए थे तो उन्हें निकाल दे, तो 62 प्रश्न हम यहाँ पर तैयार कर लिए। और ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें। चलिए फिर आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।